हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू से पाठ 5 कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कवि सेनापति जी के बारे में जान लेते हैं। रीति काव्य परंपरा में सेनापति का विशेष स्थान है। इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित तथा पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। जनश्रुति के अनुसार सेनापति अनूप शहर जिला बुलंदशहर के निवासी माने जाते हैं। सेनापति संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। सेनापति की 2 रचनाएं मानी जाती हैं। इसमें है कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। विद्वानों का मानना है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं। कवि रत्नाकर में 5 तरंगे तथा 394 छंद हैं। श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जन्म के बारे में कोई भी इनके विद्वानों ने एक मत या एक राय नहीं दी गई है। किसी ने तो इनके जन्म के बारे में बताया है कि इनका जन्म संवत 1646 यानी सन 1589 ईस्वी में माना गया है, और कई विद्वानों ने माना है कि इनका संवत 1616 ईस्वी और सन 1559 ईस्वी में माना गया है। लेकिन इनके जन्म के बारे में विद्वानों की एक राय नहीं मानी गई है। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके पदों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मिलता है। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का तो उन्होंने अद्भुत वर्णन किया है। ये राम भक्त कवि माने जाते हैं। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धस्थ कवि हैं। प्रवाह युक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग है। इनके काव्य में सजगता है तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं भी क्लिष्टता या कठिनाई नहीं दिखाई पड़ती है। पाठ पर चाहे इस पाठ में क्रमशः 2 पद वसंत ऋतु एवं 2 पद ग्रीष्म ऋतु से संबंधित हैं। ऋतु वर्णन के पद सेनापति के प्रकृति विषयक सूक्ष्म निरीक्षण और उनकी सौंदर्यानुभूति को उद्घाटित करने वाले हैं। प्रथम 2 पदों में ऋतुराज बसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन कवि ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह पूरे दल बल के साथ आते हैं। शेष 2 पदों में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को व्यक्त किया है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व ही तलघरों को सुधारा जाता है। जल यंत्रों का रख रखाव कर इत्र, गुलाब जल आदि की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग एवं द्रष्टव्यता का इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। अब हम पढ़ते हैं कवि के रचित छंद। बरन बरन तरु फूले उपवन, सोई चतुरंग संग दल लयत है। बंदी जिम बोलत बिरद वीर गो कोकिल हैं, गुंजत मधुप गान गुन गैयत हैं। आबे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे की सुगंध माज सने रहियत हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवस बसंत ऋतु कहियत हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। बरन बरन, बरन बरन वहाँ पर आया है अनेकों रंगों वाले फूल। तरु, तरु माने वृक्ष। फूले, फूले माने फूलों से भर गए हैं या पुष्प खिल गए हैं। चतुरंग, चतुरंग यहाँ आया है 4 अंगों की सेना, जिसमें आते हैं हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। दल, दल माने सेना। लय्यत है, लय्यत में साथ है, सज्जित हुए हैं। बंदी, बंदी यहाँ पर कहा गया है राजाओं का गुणगान करने वाले जो बंदी जन होते हैं। जिम, जिम माने समान। बिरद, बिरद माने यहाँ यश के लिए कहा गया है, यशगान। कोकिल, कोयल, कोकिल है कोयल। मधु, मधु माने भौरे। गान गुन, गान गुन माने है संगीत का आनंद उठाना। गैयत है, गैयत माने ग्रहण कर रहे हैं। पुहपन, पुहपन की फूलों की खुशबू या फूलों की, पुहपन यहाँ फूलों के लिए कहा गया है। सुबास, सुबास माने सुगंध। सौंधे, सौंधे माने मंद, भीनी भीनी। सुगंध माज, सुगंध माने सुगंध अथवा इत्र आदि से खुशबूदार। सने, सने माने भीगे हुए। रैयत है, रैयत माने रहते हैं। सुख साज, सुख माने
सुखों के साधन। ऋतुराज, ऋतुराज यहाँ का आ गया है ऋतुओं के राजा, सभी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ यानी वसंत के लिए। कहियत है, कहियत माने कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो कवि ने ऋतु वर्णन में कहा है कि बसंत को ऋतुओं का राजा बताते हुए सारे सात समाज के साथ उसके आगमन का वर्णन किया गया है। बरन बरन तर फूले उपवन वन। कवि सेनापति जी कहते हैं कि सुना है मैंने वन उपवन, वन और उपवन में ऋतुओं के राजा बसंत पधार रहे हैं या ऋतुओं के राजा बसंत आ रहे हैं। सोई चतुरंग संग दल लयत है। अब राजा हैं तो अकेले थोड़े ही चलेंगे। जिस प्रकार से राजा के साथ में पूरी सेना यानी चारों अंगों की सेना उनके साथ चलती है, उसी प्रकार से साथ में सारा राजत्व पूरा साजबाज और समाज भी उनके साथ में यानी चारों अंगों की सेना भी उनके साथ में आ रही है। बंदी जिम बोलत बिरद वीर कोकिल है। राजा बसंत के आगमन पर उपवनों और वनों में भी रंग बिरंगे फूल हरियाले यानी हरे भरे फूल खिले हुए हैं और उनके साथ में वृक्ष ही उनकी चतुरंगी सेना के समान दिखाई दे रही है। गूंजत मधुप गान गुन गयत है। कोकिलों की कूक ही बंदीजन यानी भाट जो गाया करते थे, भाट चाण जो गाना गाया करते थे, उनके इस गान का वर्णन किया करते थे, वो कोकिल की कूक ही बंदीजन यानी कि गाने के जो गायक हैं वो गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है जो राजा का यश गान किया करते हैं। और साथ में ऐसा लग रहा है कोयल जो है ना वो उनकी कुहुक जो होती है वो ऐसा लग रहा है कि उनके गुणों का गान गा रही है। गुंजित मधुप गान गुन गयत है। और भौरों के समूहों की गुंजार में भी महाराजा बसंत गायक कलाकारों के संगीत का आनंद लेते हुए चले आ रहे हैं। जो भौरे हैं भौरे गुनगुना रहे हैं, भौरों की गुनगुनाने की आवाज़ है तो ऐसा लग रहा है कि मानो उनके संगीत का आनंद लेते हुए स्वयं बसंत राज आ रहे हैं। आबे आस पास पुहपन की सुबास सोई। और चारों ओर से खिले हुए फूलों की सुगंध छाई हुई है। सौंधे के सुगंध माज सने रैयत है। और फूलों की सुगंध चारों तरफ छाई हुई है। इसी गंधरूपी इत्र आदि से भीगे राज सात समाज की सवारी से चले आ रहे यानी वसंत राज अपनी सारी सवारी के साथ चले आ रहे हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत हुए। यानी कि उन्होंने कहा है पूरे साजबाज के साथ में वसंत ऋतु अपनी सवारी के साथ में चारों अंगों की सेनाओं के साथ में चले आ रहे हैं। मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरबर नीर जन मज्जन के काज के मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज सुधरत कुंज समय सदन समाज के व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत देखो ही हुलसत आए ऋतुराज के। अब यहाँ पर कवि ने इस छंद में बसंत ऋतु की प्रकृति शोभा का वर्णन किया है। जिस प्रकार से कवि सेनापति ने इसमें वर्णन किया है कि वसंत ऋतु पधार रहे हैं और वहाँ के राजा के आने पर वहाँ की प्रकृति की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। मलय समीर माने यहाँ पर आया है चंदन या मलय पर्वत में से आती हुई चंदन की खुशबू। समीर माने पवन। शुभ सौरभ माने सुहाने वाली सुगंध। धनन माने धारण करने वाली। धीर माने मंद। सरबर माने तालाब। नीर माने जल। जन माने लोगों के लिए कहा गया है। मज्जन माने स्नान। काज के माने काम के योग। मधुकर माने भौरा। पुंज माने समूह। पुनि माने साथ ही। मंजुल माने मनोहर सरस। गुंज माने गुंजन कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। सुधरत माने सुधारे जा रहे हैं। सम माने समान। सदन माने घर। वियोगी माने है प्रिय के विरह से व्याकुल व्यक्ति। के सके माने कर सकते हैं। बिहरत माने विहार कर रहे, विचरण कर रहे हैं। भोगी माने सुख साधनों के प्रेमी। सुख साध माने सुख का या आनंद के साधन। सघन माने घने। लसत माने शोभायुक्त। पिकुल माने कोयलें। हिय माने हृदय।
या मन। हुलसत, हुलसत माने प्रसन्न होता है। मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर। कवि यहाँ पर कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर चंदन की मनमोहक गंध से युक्त पवन चलने लगी हैं। यानी राजा वसंत के आने पर वसंत ऋतु में चंदन के समान खुशबूदार पवन चलने लगी है। सरवर नीरजन मंजित के काज के। तालाबों के जल स्वच्छ हो जाने से वे लोगों के द्वारा स्नान करने योग्य हो गए हैं। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत कुंज। फूलों पर भंवरों के समूह मनोहारी गुंजन करने लगे। यानी बसंत के आने से वहाँ पर जो फूलों के ऊपर जो भंवरे मंडरा रहे हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सुंदर गुंजन या गान करने लगे हैं। लोगों के घर भी कुंजों के समान सुधारे जाने लगे हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी तहाँ। इस वसंत के मादक प्रदर्श में बेचारे वियोगी जो लोग हैं या अपने प्रेमिका से बिछड़े हुए जो वियोगी लोग हैं वो व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। विहिरत भोगी सेनापति सुख साज के। क्योंकि वसंत का सौंदर्य उनके मन को चंचल बना रहा है। बसंत ऋतु आने से अपनी वियोगनी से बिछड़े हुए लोग व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि वसंत ऋतु की जो सौंदर्यता है वो उनको चंचल बना रही है। सघन तर लसत बोले पिक कुलसत। देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के। केवल सुख साधनों का भोग करने वाले विलासी जन ही इस वसंती शोभा का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि ऋतुराज वसंत ने भी अपने आगमन से वृक्षों को पत्तों से भर दिया है। देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के, और कोयले मधुर वाणी में कूकने लगे हैं। लोगों के हृदय प्रसन्नता से भर गए हैं। यानी कि बसंत के रूप में बसंत ऋतुराज के आने से पूरी प्रकृति का पूरा चारों तरफ परिदृश्य ही परिवर्तित हो गया है। धन्यवाद।